हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे आईपीओ 1 की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आईपीओ 1 का जो आपका पेपर है वो आई गेस 8 तारीख को है। यस 8 जून को आपका ये पेपर होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लेक्चर मैं अभी करवाऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको बढ़िया से देखिएगा। और जो ये लेक्चर्स मैं आपको करा रहा हूँ ये नोट्स के थ्रू डायरेक्टली करा रहा हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक नोट्स बाय नहीं किया है दे कैन डायरेक्टली कॉल अस एंड गेट द नोट्स। आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप नोट्स से स्टडी करते हैं। अगर आपने ज्यादा कुछ स्टडी नहीं किया हुआ है और आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको ये नोट से स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे एक्चुअली 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। एक वीडियो में एक ही टॉपिक कवर होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे 2 पूछे जाएंगे, 4 यहाँ पे पूछे गए हैं, उसमें से 2 ही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग कर लेते हैं मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं, उससे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये सबसे पहले हम लोग करेंगे। फॉर द होस्ट कंट्री एंड द होम कंट्री। देखो होस्ट कंट्री जहाँ की वो कंपनी नहीं है बट वो चाहती है कि वहां पे वो कंपनी खुले। जैसे अमेरिकन कंपनी इंडिया में अगर आ रही है तो हम लोग होस्ट कंपनी उनके लिए हो गए, है ना। और वो अमेरिकन कंपनी अगर अमेरिका में बिजनेस करी है तो वो उनके लिए होम कंट्री हो गई, होम कंपनी हो गई, राइट। तो इस केस में, दोनों ही केसेस में क्या उनके लिए एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम लोग एक एक करके भी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं बी, सी और डी, इसको भी हम लोग करेंगे। चलिए फिर बी ए से स्टार्ट करते हैं। मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर एमएनसीज ऑपरेशंस। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग होस्ट कंट्री के बारे में देख लेते हैं। जहां पे वो कंट्री चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि किसी और कंट्री में जाकर के वो काम करे, तो वहां पे उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, साथ ही साथ क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो बोला गया है, investment and employment. So MNCs bring significant foreign direct investment, creating jobs and stimulating economic growth. मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में आ रही है, तो जब भी अमेरिकन कोई एमएनसी कंपनी इंडिया में आएगी तो वो यहाँ वहां से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लगाएगी, इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आएगी और साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे जितने भी सारे गूगल के ऑफिसेज हैं, गूगल आपको पता है कि गूगल एक एमएनसी है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जब वो यहाँ पे आकर के काम कर रही है तो जो लोग यहाँ पे उनके कंपनीज में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, वो पैसे ढेर सारे लेकर के आ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में जो है जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, वो स्टिमुलेटली ग्रोथ कर पा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे इंडिया की हो पा रही है। तो सबसे पहला यही है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज बेनिफिशियल फॉर द होस्ट कंट्री इफ सम एमएनसी कम्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे हमारे इंडिया की हम बात करें तो गूगल है ना, बाइट डांस, चाइनीज बहुत सारी कंपनीज हैं, एंड अमेरिकन ही बहुत सारी कंपनीज है। तो वो कंपनीज अगर इंडिया में आएंगी तो इंडिया के लिए भी फायदा होगा और उनका भी एक्सपेंशन होता है, राइट। दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दे ऑफन इंट्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच कैन इनहांस लोकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, जो टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में है ही नहीं, जो गूगल के पास है, जो अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी है पर हमारे इंडिया में नहीं है। पर वो जो कंपनी जब इंडिया में आएगी तो जो टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी उसका भी वो ट्रांसफर होगा, राइट। जो वहां चल रहा है वही यहाँ पर भी चलेगा, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलता है हम लोगों को। सो वो लोग क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज लेकर के आते हैं, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो एडवांस हो जाती हैं। यहाँ पे बिजनेस चलाने का तरीका अलग है, अमेरिका में अलग है, तो वहाँ पे जो चीजें हैं वो इंडिया में जब वो लोग उसको स्टार्ट करेंगे तो उससे बहुत सारा बेनिफिट भी होगा। जो लोकल इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे उनको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। और कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी बात है, लेकिन कई बार इससे नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास, उन लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, गूगल के पास है ना, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ की कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के चक्कर में उनका काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो कई बार हम लोग यहाँ पे टैरिफ, कोटा, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ की कंपनीज को बचाने के लिए। बट यस, अगर बाहर से कोई एमएनसी कंपनी इंडिया में आ रही है तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है और उससे अल्टीमेटली बेनिफिट होता तो है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब कोई भी कंपनी इंडिया में आएगी तो भाई यहाँ पे आकर के वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएगी, बढ़िया है ना। उसकी कंपनी, सपोज मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, कोलकाता में अगर सपोज को कंपनी लगानी है तो वो किसी रिहायशी इलाके में तो कंपनी लगा नहीं सकती, उसको कहीं बाहर जाकर के लगाना पड़ेगा। न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, जो बाहर के आउटस्कर्ट इलाके हैं कोलकाता के, वहां उनको लगाना होगा, राइट। तो उस केस में वहां पे जाने तक का रास्ता उनको बनाना होगा, है ना, वहां पे बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी, पूरा का पूरा एक शहर बस जाएगा अगर वो कंपनी वहां पे खुलती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी एमएनसीज के आने से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एमएनसीज में कंट्रीब्यूट टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट सच एज रोड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड यूटिलिटीज। चौथा है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। एमएनसीज कैन हेल्प इंटीग्रेट द होस्ट कंट्री इनटू ग्लोबल मार्केट, है ना। एमएनसीज जो होती हैं वो इंटीग्रेट कर देती हैं, बना देती हैं होस्ट कंट्री को एक ग्लोबल मार्केट की तरह, जहां पे वो अपने सामान को बाहर जाकर के बेच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एमएनसीज कैन हेल्प इंटीग्रेट द होस्ट कंट्री इनटू ग्लोबल मार्केट बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स। जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, तो इससे अल्टीमेटली फायदा ही होता है होस्ट कंट्री को।
अब होस्ट कंट्री के हम लोग डिसएडवांटेजेस कर लेंगे। सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, होस्ट कंट्री में अवेलेबल हैं, इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है एमएनसी कंपनी बहुत ही ज्यादा लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे। एमएनसी में एक्सप्लॉयट लोकल रिसोर्सेज, जो यहाँ के लोकल रिसोर्सेज हैं वो उसको एक्सप्लॉयट करती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। अब सपोज उनको यहाँ का रिसोर्सेज तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बिना समझे अगर वो काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर, यहाँ के सोशल ताने बाने के ऊपर सोशल इम्पैक्ट जो है उसको तो वो पड़ेगा ही, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जब भी कोई एमएनसी बाहर से आती है तो लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा करती है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर सोशल इम्पैक्ट उसके बारे में वो सोचती नहीं है और उसका बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट वहां पे देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है मार्केट डोमिनेंस। तो यस, बाहर से कंपनी आएंगी पैसे लेकर के तो डेफिनेटली उनका मार्केट डोमिनेंस ज्यादा होगा और जो लोकल कंपनीज होगी उनको प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ सकती है। दे कैन ओवरशैडो लोकल बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, लीडिंग टू मार्केट मोनोपोलीज एंड ओलिगोपोलीज, है ना। मार्केट मोनोपोली हम लोग को देखने को मिलता है, ओलिगोपोली भी देखने को मिलता है। मोनोपोलीज क्या होता है, ओलिगोपोलीज क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए तो काफी बेहतर होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप कहीं भी सर्च करके आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर प्रीवियस नॉलेज होगा तो फिर आप लिख ही लीजिएगा, तो आप प्लीज मुझे लिख करके बताइए। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। होस्ट कंट्रीज माइट बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन एमएनसी। जो होस्ट कंट्री होती है हो सकता है बहुत हद तक एमएनसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ की लोकल जो कंपनीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा तो एक ही सप्लायर होगा, है ना, जो एमएनसी होगी वही सप्लायर होगा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस आपका बढ़ जाएगा, जिससे आपको आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। विच कुड इम्पैक्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इफ द एमएनसी डिसाइड्स टू विथड्रॉ, है ना, जो कि हमारे इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को वो नुकसान पहुंचाएगा अगर वो एमएनसी कहती है कि नहीं अब हम लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, अब हम लोग इंडिया में नहीं करेंगे, कहीं और बिजनेस करेंगे, तो वो भी इकोनॉमिक डिपेंडेंस ज्यादा होने से वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट है कल्चरल इम्पैक्ट। So the influence of MNCs can lead to cultural homogenization। तो जो इन्फ्लुएंस होता है MNCs का उसकी वजह से जो कल्चरली जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इरोडिंग लोकल ट्रेडिशन, जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं उसमें वो कमती आ जाती है, लोग ज्यादा उसको प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा जो है कल्चरल बदलाव देखने को मिलता है जब भी कोई एमएनसी किसी और कंट्री में जाकर के काम करती है। तो अब होम कंट्री के लिए किसी एमएनसी के लिए क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट एक्सपेंशन। एमएनसीज हेल्प देयर होम कंट्रीज एक्सेस न्यू मार्केट्स एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एमएनसी जो है हेल्प करती है अपनी होम कंट्री को और भी बड़ा करने में। अगर उनका एक्सपेंशन उसी पर्टिकुलर कंट्री में होगा जहां से वो है तो उनका एक्सपेंशन और ज्यादा होगा और वो अपनी कंट्री में ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। सो एमएनसीज हेल्प देयर होम कंट्री एक्सेस न्यू मार्केट्स, है ना। होम कंट्री के जो लोग होते हैं उनको वो नए नए मार्केट मिलता है। साथ ही साथ रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है। कोई बाहर की कंट्री अगर इंडिया में आकर के काम कर रही है तो जो भी यहाँ से प्रॉफिट होगा वो तो अपनी कंट्री में ही लेकर के जाएगा ना, तो वो देखने को मिलता है हम लोग को। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उनके लिए भी उसी तरीके से होता है जैसे कि हमारे लिए होता है। दूसरा पॉइंट है रिसोर्सेज एक्सेस, है ना। जो कंट्री सपोज अमेरिका में एक रिसोर्स जो है वो उसकी कमती है, वो क्या है, लेबर। वहाँ पे लेबर बहुत ही महंगा है। इंडिया में अगर वो काम करेंगे तो इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है। कई बार बाहर निकलने के पीछे रीजन ये भी होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो वहाँ पे चीप अवेलेबल नहीं होता है। इंडिया में लेबर बहुत ही चीप अवेलेबल है, तो जो रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है उनका एक्सेस उनको यहाँ पे मिल पा रहा है, काम उनका बहुत ही बेहतर तरीके से हो पा रहा है। दे कैन एक्वायर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल डोमेस्टिकली ओवन एट लोअर कॉस्ट, है ना। कई बार बहुत ही सस्ते दामों पे उनको बाहर में मिल जाता है लेकिन अपने ही कंट्री में नहीं मिल पाता है ना। तो वो भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो होम कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, देखो बिजनेस अगर आपका बढ़ेगा, कहीं और जाकर के बिजनेस करोगे तो वहां भी आप अपने सामान बेचोगे तो डेफिनेटली जो आपका प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगा ही। ऑपरेटिंग इंटरनेशनली कैन एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, है ना। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इट्स नॉट मोनोपोली ओलिगोपोली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल थोड़ा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। सपोज देखो अगर सपोज आपको एक गाड़ी बनानी है तो जो रॉ मटेरियल आपको लगेगा, जो भी सामान आपको लगेगा वो टोटल आपने उससे एक गाड़ी बना ली। लेकिन जो सामान आपका बच गया उसे एक गाड़ी को बनाने के चक्कर में, उसको बनाने के बाद जो आपका बच गया वो तो कंप्लीट वेस्ट हो गया। लेकिन सपोज आपको दो गाड़ी बनानी है ना, तो आपके पास सामान भी उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, जो सामान आपका पहली वाली गाड़ी बनाते वक्त जो बच गया था उसका इस्तेमाल आप दूसरे वाली गाड़ी में कर लोगे, जो दूसरे में बचा उसको तीसरे वाले में कर लिया, तीसरे में जो बचा उसको चौथे वाले में कर लिया। आगे जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि 5 गाड़ी के रॉ मटेरियल की जगह पे आपने उसी रॉ मटेरियल से टोटल 6 गाड़ियां बना दी हैं। समझ रहे हो। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यही होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ठीक तरीके से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, राइट। तो वो चीज हो गया। तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम लोग को देखने को मिलता है, प्रॉफिट्स देखने को मिलता है, डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज हम लोग को देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो एमएनसीज कैन एनहांस होम कंट्रीज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड प्रमोट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड। जो अमेरिका करती आई है, अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा जो है उनको यही देखने को मिलता है कि ग्लोबली वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं।
MNCs कैन इनहैंस द होम कंट्रीज जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। गूगल का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि गूगल अगर एक दिन के लिए भी इंडिया से वाइप आउट हो जाए, हट जाए, तो क्या होगा उसके बाद। तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है ना। और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हर एक कंट्री में उसको प्रमोट करती है। अल्टीमेटली फायदा अमेरिकन का ही होता है, ठीक है, हमें हमें भी होता है, बट वहाँ के लोगों को ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। Job losses. So yes, outsourcing and offsourcing operations can lead to job losses and reduced wages in the home country. अब देखो, अब जो अमेरिकन लोग थे वो तो अमेरिकन कंपनीज में काम कर रहे थे, पर आपने जब अपने काम को वहां से निकाल करके अमेरिका इंडिया लेकर के आ गए, तो जो अमेरिका में जो जॉब जो लोग कर रहे थे उनको तो जॉब लॉस होगा ना, उनको तो फिर वो काम नहीं मिलेगा, या क्योंकि यहाँ के लोग और सस्ते दामों में उस काम को कर दे रहे हैं, तो लोग आपको अपनी कंट्री में ज्यादा पैसे क्यों पे करेंगे, राइट। तो जॉब लॉसेस भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इस कंपनी ने इतना ले ऑफ कर दिया, उस कंपनी ने उतना ले ऑफ कर दिया। आपने रिसेंटली न्यूज में सुना भी होगा कि फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है, राइट, मेटा ने। सो जॉब लॉसेस हम लोग को देखने को मिलती है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग ऑपरेशंस कैन लीड टू जॉब लॉसेस एंड रिड्यूस वेजेस इन द होम कंट्री। और वेजेस भी घट जाता है, एक तो बाहर निकाल देते हैं, जॉब नौकरी से निकाल देते हैं, प्लस सैलरी भी कम देते हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हमें होम कंट्री में देखने को मिलती है। तो होम कंट्रीज इकोनॉमी माइट बिकम वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमीज फ्लक्चुएशंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ऑपरेशंस, है ना। जो होम कंट्री की इकोनॉमी होती है वो कई बार वल्नरेबल हो जाती है। सपोज जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं हो, और आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। अब आप अपनी कंट्री में तो आप लोगों ने एक्सपेंशन किया नहीं, किसी और कंट्री में जाकर के आपने बहुत ज्यादा पैसे लगा करके वहाँ पे एक्सपेंशन कर लिया। अब वहीं से अगर आपको ग्रोथ नहीं मिले, वहीं से अगर आपको रिटर्न ना मिले, आपको प्रॉफिट ना मिले, तो जो होम कंट्री की है जो इकोनॉमी है वो तो उसके तो उस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे यहाँ से निकाल के वहां लेके जा नहीं पा रहे हो, राइट। सो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है। द होम कंट्रीज इकोनॉमी माइट बिकम वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जैसा कि मैंने बताया, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ऑपरेशन। और इंटरनेशनल ऑपरेशन होगा तो रिस्क तो होगा भाई, है ना। ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज। बहुत ही कॉमन सा चीज है, जो मैं अभी एग्जांपल में बता रहा था वही पॉइंट है एक्चुअली। MNCs may face criticism and backlash due to their practices in foreign countries। बहुत देखने को मिलता है। मैकडोनल्ड्स है, KFC है, इसका देखना कई बार बोला जाता है कि इसको बंद करवा दो, ये वो बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। सो MNC जो है कई बार उनको फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म बैकलैश फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं फॉरेन कंट्रीज में उसके वजह से, है ना। तो इम्पैक्टिंग द होम कंट्रीज इंटरनेशनल रेपुटेशन, उसके वजह से जो इंटरनेशनल कंट्री है, जो कंपनी है, उसकी जो कंट्री है, उसका भी कई बार रेपुटेशन हम लोग को खाक में मिलते हुए नजर आता है ना। तो उसका भी रेपुटेशन खराब होता है। चौथा है कैपिटल फ्लाइट। तो यस, कैपिटल तो भाई बाहर जा ही रहा है, होम कंट्री का जो पैसा है वो बाहर किसी और कंट्री में जाकर के लग रहा है, लगाना भी पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है तो। सो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड कैन लीड टू कैपिटल फ्लाइट, है ना। और जब आप बहुत ज्यादा पैसा, सिग्निफिकेंट अमाउंट एक बाहर निकाल करके इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और कंट्री में, अब्रॉड लेकर के जा रहे हो, तो कैपिटल फ्लाइट हम लोग को देखने को मिलता है। अफेक्टिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो उस कंट्री की जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, जो डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिकली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप वहां तो नहीं कर रहे हो, आप किसी और कंट्री में कर रहे हो, तो वहाँ की जो कंट्री है, जो वहाँ का इकोनॉमी है, उसमें असर उसका पड़ेगा। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचने को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री दोनों के लिए। कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी जब बाहर चाहती है, बाहर लेके जाना चाहती है अपने ऑपरेशंस को, कोई भी MNC जब बाहर लेकर के जाना चाहती है अपने ऑपरेशंस को, तो क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं होस्ट कंट्री एंड साथ ही साथ होम कंट्री के लिए, वो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है। आई होप कि आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। एंड यस, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, फटाफट कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो टू गेट द नोट्स, जस्ट एट ₹300 पर पेपर। पर अगर आप एक से ज्यादा पेपर लेते हो, अगर आप एक सेमेस्टर का पूरा पेपर लेते हो, तो फिर आपको 999 में वो चारों के चारों पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।